नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयारी को सटीक और स्ट्रॉन्ग बनाना, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करना जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। तो पहला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में हुआ। फिर राजगुरु की फांसी और गांधी इरविन समझौता। घटनाओं का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता करें। तो इसमें क्या है, मेन बात यह है कि ये तीनों घटनाएं ने 1931 में हुआ। तो हम लोग अब डेट से पता करेंगे कि कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ। तो जैसे गांधी इरविन समझौता ना, ये 5 मार्च 1931 को हुआ। ठीक है, ये 5 मार्च को हुआ। और उसके बाद है कि राजगुरु और सुखदेव और भगत सिंह को ये फांसी जो हुआ था वो 23 मार्च को हुआ था। ठीक है, और जो कराची अधिवेशन हुआ था वो 29 मार्च को हुआ था। 29 मार्च 1931, ये सभी 1931 में हुआ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जैसे कि गांधी इरविन समझौता ये 5 मार्च को हुआ था, और जो ये राजगुरु जी को फांसी जो हुआ था ये 23 मार्च को, और कराची अधिवेशन हुआ था ये 29 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा गांधी इरविन समझौता 5 मार्च वाला। उसके बाद 2 नंबर वाला होगा ये जो 23 मार्च को हुआ था राजगुरु की फांसी, और लास्ट में जो हो जाएगा वो 29 मार्च का कराची अधिवेशन। यानी इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और 1931 में कौन कौन सी घटना इंपॉर्टेंट हुआ है सभी को एक साथ देखेंगे। जैसे कराची अधिवेशन, सुखदेव और भगत सिंह और राजगुरु को फांसी, और गांधी इरविन समझौता, ये 3 तो हुआ ही। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो वो भी 1931 में हुआ था। किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है, 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में गांधी जी ने यह नारा दिया था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। तो 1931 के कराची अधिवेशन में ही ये गांधी जी ने कहा था। तो ये इतने सारे चीज़ें ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है 5 प्रकार के विकास के तत्वों को शामिल किया गया है। तो वो 5 प्रकार कौन कौन सा है, तो वो है जैसे भौतिक, वित्तीय, मानवीय, सामाजिक एवं पर्यावरणीय। ये 5 प्रकार के विकास के तत्व शामिल किया गया है सामुदायिक विकास कार्यक्रम में। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ, तो आपको ये बताना है 2 अक्टूबर 1952 के हुआ था। दोस्तों तैयारी करने का शानदार तरीका यह होता है किसी भी कंपटीशन का, कि जब भी आप पढ़ें या तो आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जो आपके सामने जो क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, या तो उससे खास करके कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन हो, तो सबको एक साथ रिवीजन करना चाहिए। अब जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था 1952 में, तो 1952 में और अगर कोई घटना हुआ है तो सबको एक साथ रिलेट कर लेंगे। ठीक है, जैसे 1952 में ये ना लोकसभा का गठन 1952 में हुआ था, राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो शुरुआत हुआ था, गठन हुआ था, वो भी 1952 में हुआ था। यानी कि 1952 में 4 महत्वपूर्ण हो गया जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। पहला हो गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम, लोकसभा का गठन, राज्यसभा का गठन, और राष्ट्रीय विकास परिषद का भी गठन 1952 में हुआ था। ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने 1.5 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। कितने वर्ष के आयु के लोगों का ये आम सभा होता है, ग्राम सभा, तो जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया है उसकी एक आम सभा होता है ग्राम सभा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 28 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, तो 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 में किया गया था। ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 18 वर्ष से जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया, तो 1989 में 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर है कि
ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये अनुच्छेद 40 में, ये ध्यान रखना है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है भाग 9 में है, पंचायत के प्रावधान है। ठीक है, नगर पालिका का प्रावधान किस में है, तो भाग 9 के ए में है। जब भी आप पंचायत के बारे में जब भी आपके सामने आए क्वेश्चन, तो नगर पालिका को भी साथ में पढ़ना है। इससे क्या होगा, आसान होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा और आसानी से याद भी रहेगा। तो जैसे पंचायती राज जो है वो भाग 9 में है और नगर पालिका भाग 9 में है, उसी प्रकार पंचायती राज व्यवस्था कौन सी अनुसूची में है, तो 11वीं अनुसूची में है। और नगर पालिका कौन सी अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में। पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया है, तो 73वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, और नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, ये साथ साथ चला, इसलिए आपको याद भी रहेगा और कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, तो ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है, और पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना, 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, अब इसी जो पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था 24 अप्रैल को, अब इसी डेट से न पंचायती राज दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 40 में है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन याद हो गया। और अब यहाँ देखते हैं ऑप्शन में, ये भाग 4 में है। ये भाग 4 में क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान ने किया। ठीक है, क्या है, फिर से समझिए, भारत का पहला राज्य जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है। ठीक है, वो पंचायती राज तृतीय संशोधन अधिनियम 2015 में ये पारित हुआ था। ठीक है, उसमें क्या था कि पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों के लिए यह योग्यता निर्धारित है कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति के लिए 10वीं पास होना चाहिए और सरपंच एवं अन्य के लिए 8वीं पास होना है, और वह प्रत्याशी चुनाव लड़ सकता है जिसके घर में शौचालय हो। तो ये सारे योग्यता निर्धारित किया गया था। ठीक है, अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था, तो राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है फारसी भाषा को सल्तनत काल में क्या राजभाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, अब फारसी एक और वंश का जो है ना काल का भाषा है, राजकीय भाषा है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि मुगल काल की भाषा क्या है, तो फारसी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यानी सल्तनत काल का भी और मुगल काल का भी फारसी है। मुगल काल का भाषा फारसी है, इसे याद कैसे रखना है, जैसे किसी दोस्त को बोलते हैं ना मजाक मजाक में कि मुँहा फाड़ देंगे, यानी मुगल काल की फारसी, ऐसे रिलेट करके याद रखना है। ठीक है, मुगल फारसी, मुगल काल की फारसी। और एक गुप्त वंश का पूछा जाता है कि गुप्त वंश का वो भाषा क्या, आधिकारिक भाषा क्या था, तो संस्कृत है। तो इसे याद रखना है, गुप्त संस्कृत, गुप्त संस्कृत। तो गुप्त वंश की आधिकारिक भाषा क्या है, संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत की, तो किसने किया था, बलबन ने किया था। बलबन से 2 ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिजदा और पाबोस की प्रथा किसने शुरू किया था, बलबन ने। और एक इंपॉर्टेंट जो कि ज़्यादा रिपीट होता है, वो क्वेश्चन हम पूछा जाता है कि लोह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया, तो बलबन ने अपनाया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बलबन से ये 2 क्वेश्चन हो गया। अब रजिया सुल्तान से एक क्वेश्चन आता है कि पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, तो वो रजिया सुल्तानी थी, ये ध्यान रखना है। अब इल्तुतमिश से क्वेश्चन आता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो ये इल्तुतमिश ही था। एक क्वेश्चन आता है कि शुद्ध अरबी पद्धति पर आधारित टंका एवं जीतल का सिक्का चलाने वाला प्रथम शासक कौन था, तो इल्तुतमिश ही था। और इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने किया, तो इल्तुतमिश ने किया था, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन कल वाले क्वेश्चन में आया था, कल वाले सेट में, कि किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था, तो सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर है हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन, ये दोनों की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है,
दोस्तों तैयारी करने का बेहतर तरीका यही होता है कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन है तो आपको ध्यान रखना है जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस चैप्टर से पूछा जाता है सबको एक साथ रिवीजन करना है, ठीक है। अब जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो सबको यहाँ से देखेंगे कौन कौन सा पूछा जाता है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ तो 1885 में हुआ था। किसके समय हुआ था, यानी कि उस समय वायसराय कौन था, तो उस समय वायसराय था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था 1884 से 88, तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया, तो A.O. ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला अध्यक्ष कौन है, तो W.C. बनर्जी। जितने भी बता रहे हैं सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अंग्रेज अध्यक्ष तो जॉर्ज यूले। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली महिला अध्यक्ष तो वो थी एनी बिसेंट। लेकिन अगर पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो वो है सरोजिनी नायडू। तो ये इतने सारे चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है, तो क्या कहलाती है, उपभू कहलाता है, ठीक है। सबसे नज़दीक होता है तो उपभू कहलाता है और सबसे दूर हो जब तो वो अपभू कहलाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। ये बात हो रही है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में। इसी तरह क्वेश्चन आता है कि जब सूर्य और पृथ्वी सबसे नज़दीक हो तो वो क्या कहलाता है, तो वो उपसौर कहलाता है, ठीक है। और जब सबसे अधिक दूरी पर हो सूर्य और पृथ्वी तो वो अपसौर कहलाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सूर्य और पृथ्वी सबसे नज़दीक कब होता है, तो 3 जनवरी को होता है। सबसे नज़दीक होता है 3 जनवरी को, ठीक है। और सबसे अधिक सूर्य और पृथ्वी कब होता है, तो 4 जुलाई को होता है, ठीक है। तो इसे थोड़ा याद करने के लिए हिंट कर लेंगे कि नज़दीक जो है तो नज़दीक वाला कौन सा है, जनवरी है ना, 3 जनवरी। और जो दूर वाला है वो दूर कौन सा है, 4 जुलाई। डेट से भी थोड़ा दूर है और जुलाई से भी वो दूर है, यानी कि सबसे नज़दीक जो होता है वो 3 जनवरी को, ताकि कन्फ्यूजन ना आपको 3 और 4 में। तो सबसे नज़दीक वाला है जो 3 है, छोटा 3 जनवरी। और सबसे अधिक दूर कब होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है 4 जुलाई को, जो अपसौर कहलाता है, और नज़दीक वाला उपसौर कहलाता है, ठीक है। चलिए, और एक क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जाता है, यहाँ से ध्यान रखना है कि दिन रात होने का कारण क्या है, तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन रात होता है। और मौसम परिवर्तन होता है वो किसके कारण, तो पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो वो चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है सी, श्रीलंका। ये बिम्स्टेक का सदस्य है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी बिहार एसएससी सीजीएल में 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको याद रखना है, किसी भी प्रकार से पूछे तो आप बता सकते हैं। तो आपको बिम्स्टेक का सदस्य जो है उसको सारे देश को याद रखना है, ठीक है। देखिए, बिम्स्टेक का सदस्य जो है ना, पहले बिम्स्टेक लिखते हैं और यहीं से याद कर लेंगे ना, बिम्स्टेक, ठीक है, बिम्स्टेक। तो इसमें से 5 देश इसमें से याद कर लेंगे, ठीक है। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। फिर से समझिए, बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका और टी से थाईलैंड। ये 5 देश हो गया। और 2 देश कौन सा है, नेपाल और भूटान, यानी कि कुल 7 देश है बिम्स्टेक में। देखिए, ये याद करने के लिए आपको बताया गया सिर्फ, ठीक है। इसका फुल फॉर्म अलग होता है। इसका फुल फॉर्म बिम्स्टेक का हो जाता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। तो आपको याद रखना है कौन कौन सा देश है। आपसे कभी भी पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2002 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित शास्त्रीय नृत्यांगना सरोजा बैद्यनाथ किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी, जिनका हाल ही में 21 सितंबर 2023 को दिल्ली में निधन हो गया।
तो इसका करेक्ट आंसर है भरतनाट्यम से संबंधित थी ये सरोजा वैद्यनाथन। ठीक है, अब यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि भरतनाट्यम जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो तमिलनाडु का है। शास्त्रीय नृत्य जो है वर्तमान में 8 है, वो सबको याद रखना है कहाँ कहाँ का, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है। ठीक है, जैसे कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, वो भी केरल का है। तो कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों केरल का है। अच्छा, कथकली जैसा ये एक है कथक। ठीक है, तो कथक और कथकली में कन्फ्यूजन ना हो तो ऐसे ध्यान रखना है, कथकली लो आ रहा है ना लास्ट में, तो ये हो गया केरल का, है ना, कथकली केरल। और कथक जो है वो यूपी का है, या तो उत्तर भारत अभी कभी ऑप्शन में देता है, तो ये ध्यान रखना है। कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है। अच्छा, कुचिपुड़ी किस राज्य का है, तो वो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। इसे याद कैसे रखना है, कुचिपुड़ी, यानी कि ऐसे बोलिए कि कच्छ का पुड़िया अंधेरा में खा गए। ठीक है, अंधेरा में कच्चा पूड़ी खा गए, तो यानी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, और मणिपुरी मणिपुर का है। ओडिसी ओडिशा का है। एक सतरिया का याद रखना है, सतरिया किस राज्य का है, तो असम का है। सतरिया शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है, असम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का निर्णय किस वर्ष ली गई, तो 1944 में इसका निर्णय लिया गया। लेकिन इसकी स्थापना हुआ था कब, तो ये हुआ 1945 में, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत किसकी स्थापना हुई, तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये दोनों की स्थापना ने ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत ये दोनों का स्थापना हुआ था। ठीक है, अब यहाँ है कि 1945 में ये दोनों का स्थापना हुआ। ठीक है, तो 1945 में और कई इंपॉर्टेंट संगठन का स्थापना हुआ, सबको एक साथ में याद रखना है। ठीक है, जैसे कि विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये दो हो गया। उसके बाद यूएनओ का भी स्थापना 1945 में हुआ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की 1945 में हुआ, और यूनेस्को का स्थापना 1945 में हुआ। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि अक्षांश का तात्पर्य है, तो अक्षांश का तात्पर्य क्या है कि ग्लोबल पर विषुवत रेखा के समानांतर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई है। जैसे ये ग्लोब है तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में ये खींची गई है। ठीक है, अक्षांश है ना, ये आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अक्षांश जो होता है वो अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर खींची होती है। ठीक ना, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर ऐसे ऐसे खींची रहती है, ये अक्षांश रहता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो अक्षांश है 180। ठीक है, अक्षांश है 180 और देशांतर है 360। इसमें कन्फ्यूजन ना हो तो आपको याद कैसे रखना है, देखिए अक्षांश शब्द में छोटा है तो ये छोटा वाला 180, देशांतर ये शब्द में बड़ा है तो ये बड़ा वाला 360 है। देशांतरों की संख्या 360 है। एक क्वेश्चन ध्यान रखना है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो इसका करेक्ट आंसर है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, यानी एंटी क्लॉक घूमती है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था। कार्ल मार्क्स कहाँ का है, जर्मनी का है। ठीक है, ये ध्यान रखना, कार्ल मार्क्स जर्मनी का है। कार्ल मार्क्स से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दास कैपिटल के लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स से। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विश्व की मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सारा संसार है, यह नारा किसने दिया था, तो कार्ल मार्क्स ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार की गई थी, तो पूर्ण स्वराज का मांग स्वीकार किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारत के प्रधानमंत्री क्या होता है, नियुक्ति होती है, चयन होता है, निर्वाचन होता है या मनोनयन होता है, तो भारत के प्रधानमंत्री का है ना नियुक्ति होती है। कैसे, देखिए अनुच्छेद 75 के आधार पर लोकसभा के बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, प्रधानमंत्री का पद किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 74 में है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो प्रधानमंत्री होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है, तो इसका करेक्ट आंसर है कि शिक्षित जनता,
आर्थिक समानता और नागरिक स्वतंत्रता, ये सभी आवश्यक है लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए। यानी इसका आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी। अच्छा, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक याद रखना है कि विश्व का प्रथम लोकतंत्र देश कौन सा है, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है, तो वो है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ये रूसो के द्वारा लिखा गया था। और रूसो से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो रूसो ने दिया था। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन है जो कन्फ्यूजन कर सकता है, वेदों की ओर लौटो, तो इसका नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने दिया था, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये याद रखना है कि डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लेखक कौन है, तो दांते। डिवाइन कॉमेडी, कॉमेडी मतलब हंसना, दांत दिखाना, तो यहाँ से रिलेट कर लेना है ना कि डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लेखक कौन है, दांते। और ओडिसी और इलियड पुस्तक के लेखक कौन है, तो होमर है। और गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक है जोनाथन स्विफ्ट। और पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति का लेखक कौन है, तो अरस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मानक समय का यामिनोत्तर नहीं गुजरता है, तो कहाँ से नहीं गुजरता है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। ठीक है, भारत का जो मानक समय का यामिनोत्तर जो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। अब यहाँ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का मानक समय का कितना यामिनोत्तर है, तो वो कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। और एक क्वेश्चन आता है कि भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, 5.5 घंटा ग्रीनविच मीन टाइम से अपना भारत का मानक समय 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है, तो सबसे कम वर्षा होती है लेह में। लेह कहाँ है, तो लद्दाख में। लद्दाख की राजधानी है लेह, ये ध्यान रखना है। अच्छा, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, तो सबसे अधिक वर्षा होता है मासिनराम मेघालय में, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं, तो वर्तमान में हाजीपुर के नाम से पुकारा जाता है वैशाली को। ठीक है, अब वैशाली से 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ स्थापित हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो गया। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, तो वही वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। अच्छा, दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो वही वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था, तो इसके स्थापना किया था मजहरुल हक ने। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ध्यान में रहता है कि राजेंद्र प्रसाद से ये रिलेटेड है, तो राजेंद्र प्रसाद है ना अंतिम समय है ना यही सदाकत आश्रम में बिताए थे। ठीक है, अब मजहरुल हक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है। पहला तो ये हो गया कि सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक ने किया था। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना किसने किया, तो मजहरुल हक ने किया था। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि द मदरलैंड समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया, तो मजहरुल हक ने किया था। तो ऐसे क्या ऐसे तरीके से आपको तैयारी रखना है कि सब क्वेश्चन को एक साथ ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ताप विद्युत। ये बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। लेकिन दिलचस्प की बात यह है कि भारत में भी विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो ताप विद्युत ही है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, और देखिए देश के कुल ऊर्जा उत्पादन में ताप विद्युत का हिस्सा कितना मालूम, 67% है। और यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, जैसे बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुआ, 1958 में हुआ। तो 1958 से एक और क्वेश्चन है, तो जो उसको भी यहाँ रिलेट कर दिए हम कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO का स्थापना कब हुआ, तो वो भी 1958 में हुआ था। यानी दोनों का हो गया, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना और DRDO की स्थापना दोनों 1958 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 जनवरी 2023 को किसकी अध्यक्षता में गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया एवं अन्य इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म के खिलाफ उपयोगकर्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए पहली शिकायत अपीलीय समितियों का गठन किया है, तो किसकी अध्यक्षता में किया है, राजेश कुमार की अध्यक्षता में किया है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है,
मृदा संरक्षण का मतलब वही हुआ कि मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पेडोलॉजी कहलाता है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ, तो 1953 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है, ठीक है। जहाँ चूना पत्थर होता है वहाँ टेरा रोसा क्या है, प्राकृतिक रूप से विकास वहाँ पर होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक दो चीज़ याद रखना है कि देखिए जो साइनाइट है ये कौन सा चट्टान है, तो ये क्या है, आग्नेय चट्टान है, ठीक है। साइनाइट और ग्रेनाइट ये दोनों है आग्नेय चट्टान है, ठीक है। और बलुआ पत्थर जो है वो है अवसादी चट्टान, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और बलुआ पत्थर हो गया, अवसादी चट्टान, ये यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें कौन सा कथन सत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है कि ये शैलें स्तरों में निक्षेपित है। जो अवसादी शैलें हैं इसके लिए ये क्या है, ये शैलें जो है, ये चट्टान जो है ये स्तरों में निक्षेपित है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि देखिए अवसादी चट्टान का निर्माण है ना करोड़ों वर्षों में निक्षेपण से होता है। जो परतदार चट्टान होता है यह कोल एवं जैविक चट्टान होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चट्टान 3 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फास्ट फूड प्रायः वसा और डैश से भरपूर होता है, तो फास्ट फूड क्या होता है, प्रायः वसा और अपूर्ति कैलोरी से भरपूर होता है। अपूर्ति कैलोरी होगा ना, यहाँ अपूर्ति कैलोरी से भरपूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि का तट रेखा है, मुख्य भूमि का तट रेखा जो है वो 6100 किलोमीटर है, इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। और अगर इसमें द्वीप समूह को भी मिला दिया जाए तो कुल लंबाई कितना, 7516, ऐसे याद रखना, 7516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और भी ध्यान रखेंगे, जैसे भारत की मुख्य भूमि से की बात हुई है तो सीमा से सटे जो भी क्वेश्चन आता है इस टाइप का सबको यहाँ पर देखेंगे। जैसे भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमा से कितने देश लगे हैं, तो जल एवं स्थल दोनों सीमा से लगा हुआ 3 देश, कौन कौन सा, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है, जो कि जल और थल दोनों से ये जुड़ा हुआ भारत से। अच्छा, भारत की केवल स्थल सीमा से कितने देश लगा है, यानी किसी भी प्रकार या तो समुद्री हो या तो जल किसी भी प्रकार से नहीं जुड़ा हो, केवल स्थल सीमा से, तो वो 4 देश है, कौन कौन, चीन, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान। अच्छा, भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है, तो कुल मालूम 9 देशों के साथ लगती है, ठीक है, जिसमें स्थलीय है, स्थलीय और जलीय जो मिला के है 7 देश और समुद्री सीमा से 2 देश लगता है। तो भारत की सीमा से जो 7 देश लगता है वो कौन कौन सा है, बांग्लादेश आपसे पूछा भी जाता है, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये 7 देश है, ठीक है। इसे याद रखना, बचपन में MBA किया, बचपन यानी बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, MBA यानी म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। और 2 देश जो है कि समुद्री सीमा से लगा है, श्रीलंका और मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो गेहूं जो फसल ये क्या है, रबी की फसल है, ये ध्यान रखना है। बाकी ये जो गन्ना, कपास और जूट ये सब क्या है, नकदी फसल है। जैसे गेहूं रबी फसल हो जाता है और धान क्या है, खरीफ की फसल होता है। अच्छा, गन्ना उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो गन्ना उत्पादन में प्रथम राज्य या तो गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य, दोनों में है उत्तर प्रदेश, ठीक है। कपास उत्पादन में सबसे पहला राज्य कौन सा है, तो कपास सबसे अधिक होता है गुजरात में, और जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिनलैंड की संसद कहलाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है संसद ही कहलाता है, ठीक है। फिनलैंड से क्वेश्चन पूछा जाता है, फिनलैंड की राजधानी कहाँ है, हेलसिंकी, फिनलैंड की मुद्रा क्या है, यूरो। और करंट अफेयर में एक चीज़ याद रखना है कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में प्रथम देश कौन सा है, तो विश्व खुशहाली सूचकांक में पहले स्थान पर है फिनलैंड, लगातार 6ठी बार ये फिनलैंड ये बना है विश्व खुशहाली सूचकांक में पहले स्थान प्राप्त किया, ठीक है, ये ध्यान रखना। और कल वाले सेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था फिनलैंड से कि 31 मार्च 2023 को नाटो का 31वां सदस्य राष्ट्र कौन बना, तो फिनलैंड ही बना था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, संसद से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस देश का संसद का नाम क्या है, तो आपको कुछ यहाँ पर याद रखना है, जैसे कि
भारत, सिंगापुर, श्रीलंका, ये तीनों का संसद का नाम संसद ही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अमेरिका के संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। रूस का संसद का नाम ड्यूमा। और ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, ये तीनों का संसद का नाम है पार्लियामेंट। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, ये तीनों का संसद का नाम पार्लियामेंट है। अच्छा, जापान का संसद का नाम क्या है? तो डायट है। चीन का नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। और पाकिस्तान और फ्रांस का, ये दोनों का है नेशनल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो ये सिंदरी में लगा था। सिंदरी का झारखंड में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन एक कुछ पूछा जाता है कि सर्वाधिक कोयला का भंडारण किस राज्य में? तो झारखंड में ही है। देखिए, भंडारण अगर पूछे तो झारखंड है, लेकिन सर्वाधिक कोयले का उत्पादन अभी किस राज्य में होता है? तो सर्वाधिक कोयले का उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, तो ऐसा क्यों होता है? वो होता है विकिरण के कारण होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकिरण के कारण। वो क्या होता है? सूर्य ताप जो है साफ रात में वायुमंडल के द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि द्रवों और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो संवहन के द्वारा होता है। और ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है? तो चालन विधि द्वारा होता है। अच्छा, निर्वात में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रक्रिया से होता है? तो विकिरण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में गरज के साथ है ना, प्रत्येक दिन मध्याह्न में मध्य दिन में जो है वो वर्षा होता है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है ये संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया। संवैधानिक सभा जो कैबिनेट मिशन आया था उसके बाद ही ये भारतीय संविधान को अपनाया गया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया, यानी कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। अब यही 26 नवंबर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और उस समय 9 दिसंबर 1946 के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और एक क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12 से 35 तक है, ठीक है। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार की संख्या भी कितना है? 6। और कौन कौन सा है? तो जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। ये 6 है, ठीक है। इसका अनुच्छेद भी आप याद रख लीजिए, सरसरी निगाहों से रख सकते हैं। जैसे समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार ये अनुच्छेद 29 और 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो ये ध्यान रखना है। पहले जो मूल संविधान में था वो जो मौलिक अधिकार था 7 था, तो 7वां जो एक मौलिक अधिकार यानी संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, ठीक है। तो अब कितना है? 6 मौलिक अधिकार है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायिक पुनर्वालोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? अपने निर्णय की समालोचना कर सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सी, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। और पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ? तो 1916 में हुआ था। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है। और हाई कोर्ट जो रीट जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 226 के तहत, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि
जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो यही हुआ प्रजातंत्र का मतलब, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता ये आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता खोज किसने किया? तो दयाराम साहनी ने 1921 में किया था, ठीक है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता जो है यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 जुलाई 2023 को किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये चाइना ने किया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। चीन की मुद्रा क्या है? युआन है या तो रेनमिनबी। और चीन की आधिकारिक भाषा क्या है? मंदारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है गुप्त वंश ने, ठीक है। यहाँ ध्यान देना है, इसने पूछा है कि किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? गुप्त वंश ने। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुआ? तो सातवाहनों ने किया था, सातवाहन काल में हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब रही बात गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल। राष्ट्रकूट का संस्थापक तो है दंती दुर्ग। और प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ये अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी से ये भी पूछा जाता है कि बाजार नियंत्रण जो प्रणाली है कि नीति की शुरुआत किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अच्छा, खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? तो जलालुद्दीन खिलजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल के सिक्के टंका, सासगनी एवं जीतल किन किन धातुओं के बने थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ये चांदी का बना था सिक्के टंका, और जो ससगनी है ये भी चांदी का बना हुआ था, और जीतल जो है वो तांबा का बना हुआ था। तो ऐसे याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पूछा जाता है कि किसने सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन करवाया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। और एक क्वेश्चन आता है किस शासक ने सबसे पहले सिक्के को रुपये का नाम दिया? तो शेरशाह सूरी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ये तुगलमा पद्धति था बाबर की जीत का मुख्य कारण। अब पानीपत के युद्ध से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में, दूसरा 1556 में, और तीसरा 1761 में हुआ था। अच्छा, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और तीसरा युद्ध जो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा एवं राज्यों को विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होने के उपरांत लोकसभा में कुल कितने सीट पर महिलाओं के लिए आरक्षित होगा? तो अभी वर्तमान में लोकसभा में कुल कितने सीट है? 543। तो 33% यानी 1/3 है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 181। लोकसभा में कुल कितनी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगा? 181 सीट महिलाओं का होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, महिला आरक्षण विधेयक जो हुआ कब पारित हुआ? तो 128वां संविधान संशोधन के तहत 2023 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 सितंबर 2023 को खेले गए फाइनल यूएस ओपन 2023 टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीतकर 25 करोड़ का इनामी राशि की प्राप्ति की है? तो इसका करेक्ट आंसर है कोको गॉफ ने। यूएस ओपन महिला सिंगल का खिताब, महिला एकल का खिताब कोको गॉफ ने जीता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखिए यहाँ ग्रैंड स्लैम की बात हो रही है, यहाँ से क्या है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। ग्रैंड स्लैम क्या है, इसमें कितने टूर्नामेंट होता है? तो 4 टूर्नामेंट होता है ग्रैंड स्लैम में, ठीक है। ये किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। और
इसमें पहला कौन सा खेल होता है? 4 खेल होता है टूर्नामेंट, कौन कौन सा है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विमिल्डन ओपन और यूएस ओपन। इसको क्रम भी पूछ लिया जाता है आपसे कि सबसे पहले कौन सा होता है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। तो आपको क्रम में ही बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विमिल्डन और फिर यूएस ओपन है, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलियाई ओपन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने। 2023 का ये बता रहे हैं करंट अफेयर का, ठीक है। और फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता 2023 का पुरुष एकल का खिताब? तो नोवाक जोकोविच ने जीता। और विमिल्डन ओपन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्काराज ने जीता, कार्लोस अल्काराज। और यूएस ओपन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। तो यहाँ ध्यान देना ये है कि जो 4 में से है ना, एकमात्र विमिल्डन जो है ओपन को पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता। बाकी जो ऑस्ट्रेलियाई, फ्रेंच और सबसे लास्ट वाला जो है यूएस ओपन, ये तीनों का पुरुष एकल का विजेता नोवाक जोकोविच है, ठीक है। आप भी ये करंट अफेयर में याद किए होंगे, तो आपको मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ। और महिला एकल का खिताब रही बात, तो महिला एकल का खिताब जो है ऑस्ट्रेलियाई ओपन का वो सवालेंका ने जीता। ऑस्ट्रेलियाई ओपन का है सवालेंका महिला एकल का खिताब, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंच ओपन का महिला एकल का खिताब ईगा स्वीटेक, ईगा स्वीटेक। और तीसरा जो है यानी कि विमिल्डन महिला एकल का खिताब किसने जीता? बोड्रोसोवा ने जीता था, बोड्रोसोवा। और महिला एकल का यूएस ओपन का महिला एकल का खिताब कोको गॉफ ने जीता है। वो कोको गॉफ कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में, यही जीता था, ठीक है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48वें कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच आयोजित नहीं किया गया है? तो भारत और अमेरिका के बीच नहीं किया गया है वो है ये इंद्रधनुष युद्धाभ्यास, क्योंकि वज्र प्रहार, टाइगर ट्रम्प और अभ्यास तर्कस, ये तीनों है ना भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इम्पोर्टेंट कुछ याद रखना है कि कौन कौन सा युद्धाभ्यास किस देश के बीच हुआ है। तो वज्र प्रहार, देखिए इसके नाम से ही भी लग रहा है प्रहार, यानी कि शक्तिशाली टाइप का लग रहा है ना, तो प्रहार यानी कि भारत और अमेरिका बीच है। टाइगर ट्रम्प यानी डोनाल्ड ट्रम्प का राष्ट्रपति था अमेरिका का, तो वहाँ से रिलेट कर लेना इसको। तो टाइगर ट्रम्प जो है ये भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास है, और अभ्यास तर्कस जो है ये भी अमेरिका का है, भारत और अमेरिका के बीच है, ठीक है। अच्छा, इंद्रधनुष किसके बीच है? इंद्रधनुष जो है युद्धाभ्यास है, ये है भारत और इंग्लैंड के बीच है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। भारत और इंग्लैंड के बीच है, जैसे कि इंद्रधनुष, अजय वारियर और कोंकण शक्ति, ये तीनों युद्धाभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच का है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और गरुड़, वरुण और शक्ति, ये 3 युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच है। इंद्र और एबिंद्र, ये 2 युद्धाभ्यास जो है भारत और रूस के बीच का है, ठीक है। संप्रति युद्धाभ्यास किसके किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच है। इसे याद कैसे रखना है? देखिए संप्रति को बोलना है संपत्ति, तो बांग्ला क्या है? एक संपत्ति है, तो संपत्ति जैसे आएगा तो बांग्ला में टिक करना है। भारत और बांग्लादेश के बीच है। अच्छा, सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच है? तो सूर्य किरण है भारत और नेपाल के बीच युद्धाभ्यास है। मैत्री किसके बीच है? भारत और थाईलैंड के बीच का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्मार्ट योजना शुरू किया गया है, ये ध्यान रखना है। स्मार्ट का फुल फॉर्म यहाँ क्या होगा? यहाँ है स्मार्ट का फुल फॉर्म स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये क्वेश्चन यहाँ ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा, 24 अक्टूबर का और क्या मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस भी 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ? 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, ठीक है। 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, और इसी 7 अप्रैल से विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाने लगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर के पौधे का कौन सा भाग केसर प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है शुष्क वर्तिकाग्र का प्रयोग केसर
प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में पेशीय क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस एक रसायन के निकलने से होती है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि जैसे दौड़ते समय धावक को जो मांसपेशियों में थकान महसूस होती है वो किस अम्ल के जमा होने के कारण होता है? तो लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण ये थकान महसूस होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि दूध का खट्टापन या तो दही का जमना ये किस अम्ल के कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड का भार उस स्थान पर 9.8 न्यूटन है जहां जी जो स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो इसको सोल्व करते हैं। जैसे कि भार बराबर, देखिए द्रव्यमान यानी कि यहाँ से सूत्र होता है भार बराबर क्या होता है? एम जी। ठीक है, अब भार कितना दिया हुआ है? 9.8 न्यूटन बराबर एम जी। तो एम जी यानी कि द्रव्यमान पूछ रहा है, एम निकालना है हमको। ठीक है, एम जी का मान कितना? 9.8 से 9.8 कट गया तो एम बराबर कितना हो गया? 1, यानी कि द्रव्यमान कितना? 1 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी गई है, यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को ही क्रिया बल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया बल आयासित होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ये पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर यह बल आयासित होगा। फिर से समझिए, एक पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी गई है, यानी पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को ही क्रिया बल अगर मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया बल आयासित होगा, पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर होगा। क्यों ऐसा? देखिए न्यूटन का तीसरे नियम के अनुसार क्या है कि जब एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहले वस्तु पर बराबर एवं विपरीत दिशा में बल लगाती है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब तेल पानी पर तैरता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम हो जाता है। जब तेल में पानी में जब तेल डालते हैं ना तो वो क्या? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होने का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर दूर रखा गया, प्रतिबिंब का क्या स्वरूप होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ये आभासी और आवर्धित होगा, आभासी और आवर्धित होगा। ठीक है, यहाँ पर एक सूत्र याद रखना है कि दर्पण का सूत्र जो होता है 1/f यानी फोकस दूरी बराबर 1/v प्लस 1/u, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम का संगठन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये मैग्नीशियम में क्या है? एल्युमिनियम और मैग्नीशियम ये दोनों है। कितना है? 94% एल्युमिनियम और 6% मैग्नीशियम है। ठीक है, तो मैग्नीशियम बना है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पीतल किसका मिश्रण है? तो पीतल है तांबा और जिंक का मिश्रण है। इसे याद कैसे रखना है? पिताजी है ना, पीतल जो है तांबा और जिंक का है, यानी कि पिताजी से क्या हो जाएगा? पिताजी से क्या हो जाएगा? पीतल जो है वो मिश्रण है किसका? तांबा और जिंक का। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांसा किसका मिश्रण है? कांसा जो है वो टीन और तांबा का मिश्रण है। इसे याद रखना है काटता। जब भी आएगा कांसा ने तो आपको दिमाग में आ जाएगा काटता, यानी कि कांसा जो मिश्रण है टीन और तांबा का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो पारा क्या है? पारा एक तत्व है। ठीक है, ये मिश्रण नहीं है। बाकी वायु, दूध और सीमेंट एक मिश्रण है। ठीक है, पारा क्या है? द्रव धातु है। अच्छा, द्रव अधातु कौन सा है? तो वो है ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्रों पर ध्यान कीजिए। ठीक है, यह चित्र समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस की किस अवस्था को दर्शाता है? तो ये जो है माइटोसिस जो है ना, समसूत्री विभाजन की एनाफेज अवस्था को ये दर्शाता है।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण सरीसृपों के समान थे, तो इसका करेक्ट आंसर है ये आर्कियोप्टेरिक्स। ये पक्षी का नाम है आर्कियोप्टेरिक्स पक्षी, जो वो है सरीसृप के समान थे। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन याद रखना है, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, तो वो शुतुरमुर्ग है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सबसे बड़ा अंडा कौन सा है, तो वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। कीवी किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है, तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है कीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा बीटा गामा की भेदन क्षमता का अवरोही क्रम है, तो सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसका, गामा का, उसके बाद बीटा, उसके बाद अल्फा। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जैसे जब किसी नाभिक से एक अल्फा कण का निकलता है तो परमाणु संख्या 2 तथा द्रव्यमान 4 कम हो जाता है। ठीक है, और जब बीटा कण के निकलने से क्या होता है, परमाणु संख्या 1 से बढ़ जाती है। गामा कण निकलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन असत्य है, जैसे कि रेखीय वेग बराबर क्या, कोणीय वेग गुना त्रिज्या, ये सही है। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv², ये भी सही है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, ये गलत है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग होना चाहिए, यहाँ था वेग। ठीक है, तो आंसर हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिक्तिका जो है केंद्रक में मौजूद नहीं होता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है केंद्रक की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। अब रॉबर्ट ब्राउन यहाँ आया, इसी तरह एक और नाम है रॉबर्ट हुक, तो कोशिका की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक हैं, कौन कौन सा है, जैविक और अजैविक है। ये ध्यान रखना है। पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले किसने गढ़ा था, तो अर्नेस्ट हैकेल ने गढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्पों के खुलने व बंद होने की गति कहलाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये अनुकुंचन कहलाता है। ठीक है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, उसमें केवल एक एक्स क्रोमोजोम होता है। पुरुष में क्या होता है, केवल एक्स, एक ही, यहाँ क्या लिखा, एक एक्स क्रोमोजोम होता है। एक यानी कि पुरुष में होता है XY और महिला में 2 एक्स क्रोमोजोम होता है। तो इसलिए क्या स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष जो है वर्णांधता से पीड़ित हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि सामान्य मनुष्य में कितने गुणसूत्र होता है, तो 23 जोड़ा होता है, यानी कि 46 गुणसूत्र होता है। ठीक है, अब 46 गुणसूत्र होता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि लैंगिक गुणसूत्र कौन सा है, तो लैंगिक गुणसूत्र होता है 2 ही होता है। कितना होता है, 2, और अलैंगिक गुणसूत्र होता है 44। ये 2 किसमें कौन कौन सा होता है, तो महिलाओं में होता है XX और पुरुष में होता है XY, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्किन्स के सामान्य सूत्र को पहचानिए, तो एल्किन्स का इसका सूत्र हो जाता है CnH2n। ठीक है, और एक होता है एल्किन के बाद होता है एक होता है क्या, एल्केन। तो एल्केन का सूत्र भी पूछा जाएगा, तो एल्केन का सूत्र आता है CnH2n+2। एक होता है एल्काइंस, तो इसमें क्या हो जाएगा, CnH2n- हो जाएगा, एल्काइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, तो भारी पानी होता है। ठीक है, भारी पानी क्या होता है, भारी पानी का जो सूत्र क्या होता है, D2O, भारी जल होता है। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होता है, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। कौन कौन सा है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। ड्यूटेरियम के ही ऑक्साइड जो है D2O, यही भारी जल इसको कहते हैं। ठीक है, भारी जल का अनुभार कितना होता है, तो 20 होता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206 हड्डियाँ होती है। और जो नवजात शिशु में जो जन्म के समय कितनी हड्डियाँ होती है, तो लगभग 300 होता है। अच्छा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है, तो फीमर की हड्डी है, जो कि जांघ में पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा है, तो अस्टेपिज हड्डी है, जो कान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग के लिए सूत्र है,
तो इसका करेक्ट आंसर है L बराबर NH/2 नेक्स्ट है कि उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4, ठीक है। और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3। अच्छा, एक कूलाम विद्युत धारा बराबर कितना होता है? तो एक कूलाम विद्युत धारा बराबर होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखना, ये वाला कि एसिटिक अम्ल का जो है सूत्र क्या होता है? CH3COOH। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है? HCl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी होगी, तो इसका आंसर क्या है? 50 सेंटीमीटर होगा। कैसे? जैसे कि देखिए, फोकस दूरी डायोप्टर में दिया हुआ है, लेंस की पावर क्षमता, तो लेंस की पावर क्षमता जो सूत्र क्या होता है? P बराबर 1/f। तो P बराबर कितना दिया है? 2, तो 2 बराबर 1/f हो गया। तो फिर 1 बराबर क्या हो जाएगा? ये f चला जाएगा, 1 बराबर 2f, और f बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब क्या होगा? 1 यानी कि 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर है, इसको बदल देंगे 100 सेंटीमीटर बटा 2, तो यहाँ 50 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिड्स जिसमें डैश रंजक क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ये हरे रंग का। जैसे प्लास्टिड्स जिनमें हरे रंग का क्लोरोफिल होता है ना, वो क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रासायनिक क्रिया पर विचार कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है विरंजक चूर्ण। जैसे कि CaOH का होल 2 प्लस Cl2 40 डिग्री सेल्सियस पर जब इसे गर्म किया जाता है तो CaOCl Cl प्लस H2O, और सूत्र जो है CaOCl, ये कौन सा है? तो विरंजक चूर्ण है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कौन सा होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। और जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजेन अस्त्रावित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये अंडाशय द्वारा अस्त्रावित होता है। अंडाशय द्वारा 2 हार्मोन जो अस्त्रावित होता है, एक एस्ट्रोजेन हो गया, एक प्रोजेस्टेरोन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये दोनों यानी कि महिलाओं से यानी कि अंडाशय द्वारा अस्त्रावित होता है। और पुरुषों द्वारा अस्त्रावित होने वाला वो कौन सा है? तो वो है टेस्टोस्टेरोन। हार्मोन कहाँ से अस्त्रावित होता है? तो पुरुषों से अस्त्रावित होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से सेट नंबर 15 का पूरा जीके और साइंस का क्वेश्चन होता है समाप्त। पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? तो 12 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और आज का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।